मैं रॉबिन सिंह और आपका लूसेंट सीरीज सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं जिस टॉपिक के सॉल्यूशन लेकर आया हूं वो है गति के नियम। और गति के नियम में आपके जो हैं लूसेंट में तो न्यूटन ने जो भी गति के नियम दिए उसके सारे सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। और इस वीडियो में रहिएगा। माना कि कुछ सॉल्यूशन आप पे आते होंगे लेकिन उनमें भी कुछ कमियां जो रहती हैं, उन सारी कमियों को सुनिएगा। और अब मैं समय को ना ख़राब करते हुए स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सैद्धांतिक के इसमें 20 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है ऊर्जा को, कार्य को, जड़त्व आघूर्ण को। हर कोई जानता है कि पहला नियम किस पे आधारित है? न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहनी चाहिए। यह किसकी वजह से होता है? वस्तु के जड़त्व के कारण। जड़त्व होता क्या है? जो अपने में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, इसे ही हम क्या बोलते हैं? जड़त्व। और इसी बात पे क्या आधारित है? न्यूटन का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन, पिंड पर समरूप बल लगाने पर स्थिर रहने वाली राशि है। यदि मैं पिंड पे समरूप बल लगाता हूँ, यदि मैं पिंड पे एक जैसा बल लगाता हूँ F बराबर ma, और मेरा बल जो है ये कैसा है? मेरा कांस्टेंट है। बल कैसा है? कांस्टेंट है। तो F बराबर ma कांस्टेंट है। द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता ही है। द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। तो कण का त्वरण क्या रहेगा? नियत रहेगा। जो मेरा ऑप्शन में जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? त्वरण आएगा। ऑप्शन में कौन सा आएगा? त्वरण कांस्टेंट रहेगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है बल और समय जब तक के बल कार्य करता है का गुणनफल है। ये हर कोई जानता है, बच्चा F बराबर I डेल्टा टी। बल और समय का गुणनफल किसके बराबर होता है? आवेग के बराबर होता है। किसके बराबर? आवेग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, रॉकेट नोदन की क्रियाविधि आधारित है। जब हम किसी रॉकेट को फेंकते हैं तो रॉकेट नोदन की क्रियाविधि आधारित होती है मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण, या किस पे आधारित है? एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। दोनों एक ही बात है, मोमेंटम संरक्षण और एक्शन रिएक्शन। मोमेंटम मतलब संवेग संरक्षण से ही क्रिया प्रतिक्रिया नियम का प्रादुर्भाव हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो बल घोड़े के द्वारा घोड़े को बढ़ाने में सहायता करता है, वह लगाया जाता है। ध्यान रखना, जब हम चलते हैं आगे की ओर तो हम कहाँ बल लगाते हैं? आगे की ओर। लेकिन पृथ्वी माता हम पे कहाँ बल लगाती है? पीछे की ओर। पृथ्वी पीछे को नहीं खिसकती, वो हम पे कहाँ बल लगाती है? आगे की ओर। तो हम आगे बढ़ पाते हैं। पृथ्वी के द्वारा बल लगता है। आप चल के देखते हो ना, तो तुम बल लगाते हो पृथ्वी पे पीछे की ओर, तो पृथ्वी उतना ही बल तुम पे कहाँ लगाती है? आगे की ओर, जिसके माध्यम से तुम बढ़ पाते हो। तो घोड़ा पृथ्वी पे लगाता है और पृथ्वी किस पे लगाती है? घोड़े पे। उसे हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। और उस एक्शन रिएक्शन फोर्स के कारण ही घोड़ा आगे बढ़ पाता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम पे आधारित है। तो वो कह रहा है जब बल घोड़े को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। घोड़ा किस पे लगाता है? पृथ्वी पे। तो पृथ्वी किस पे लगाएगी? घोड़े पे। तब वो कहाँ बढ़ेगा? आगे की ओर। तो ये कह रहा है गाड़ी द्वारा घोड़े पर नहीं है, आगे बढ़ाने में जो वो फायदा पृथ्वी द्वारा घोड़े पर। तो पृथ्वी किस पे लगाई? घोड़े पे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक क्षैतिज सड़क पर कार की त्वरित गति उस बल के कारण होती है। क्षैतिज सड़क पर कार की त्वरित गति, यदि कार की त्वरित गति, कार आगे बढ़ रही है तो कार किस पे लगा रही है? जमीन पे। तो जमीन किस पे लगाएगी? कार पे। वही एक्शन रिएक्शन। कार के इंजन द्वारा सब बकवास है, कार के ड्राइवर द्वारा ये भी महाबकवास है। सड़क द्वारा लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? सड़क के द्वारा लगाया जाता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7, ये किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होगा जबकि लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होगा। ये कौन सी स्थिति में होता है भाई? ये तब होता है जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आए। या देखो, वो कह रहा है लिफ्ट एक समान वेग से नीचे उतरती है। तो जो लिफ्ट में जो भार होता है एन बराबर, वो होता है हमारा एम, और जी इफेक्टिव पे निर्भर करता है। जब एक समान वेग से अगर एक समान वेग से लिफ्ट जाती है तो जी इफेक्टिव का मान कितना होता है? मेरा जी के बराबर होता है। एक समान वेग से जाती है तो भार पैरे के समान होता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। क्योंकि एक समान वेग का मतलब क्या है? त्वरण कितना है? 0। तो भार कितना होता है मेरा? वही mg होता है। लेकिन ध्यान रखना, लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जाए तो जो त्वरण होता है वो होता है g प्लस ए, और लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आए तो मेरा त्वरण कितना होता है? g माइनस ए। तो मेरा जो भार होगा एम बराबर एम जी की जगह कितना आ जाएगा? मेरा g माइनस ए। जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आती है तो भार में क्या होती है? कमी होती है। कौन सा है मेरा?
एक समान वेग से ऊपर नीचे उतरती है, ऊपर उतरती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समान त्वरण के साथ ऊपर जाती है तो लिफ्ट में का त्वरण कितना होता है, g प्लस ए। तो हमारा भार बनता है F बराबर एम जी की जगह कितना आता है, g प्लस ए। तो तुम्हारा भार जो होता है वो वास्तविक भार तो क्या होता है, एम जी प्लस एम ए। तो वास्तविक भार से एम जी से अधिक होता है भार, तो इस वजह से नॉर्मल का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कौन सा है, और ए मंदन के साथ ऊपर जाती है, हाँ ये भी हो सकता है। अगर बात करने लगे मंदन के साथ ऊपर जाती है तो ए की जगह क्या हो जाएगा, माइनस ए। मंदन के साथ ऊपर जाती है तो ए की जगह माइनस है, तो एम जी माइनस एम ए। मंदन का मतलब क्या है, ऋणात्मक त्वरण है, तो जी प्लस ए होता है, तो एम जी माइनस एम ए। तो कौन सी स्थिति में भार कम होगा, जब लिफ्ट मंदन के साथ कहाँ जाती है, ऊपर, या ए त्वरण के साथ कहाँ आती है, नीचे। दोनों स्थितियों में व्यक्ति को अपना भार कम प्रतीत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 एयरफोर्स की दृष्टि से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स नेवी की दृष्टि हर बार एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आता है, कभी वो ऊर्जा का रिलेशन पूछता है, कभी कुछ पूछता है। वो कह रहा है कोई अहम द्रव्यमान, एयरफोर्स 2020 में भी सेम इसी पैटर्न पर, 2020 में नहीं कह रहा हूँ, 2020 में नहीं, 2021 में, अभी के अभी, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं एग्जाम लगे, तो 12 से 18 जुलाई के मध्य में 2 से 3 एग्जामों में सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आया है। कोई अहम द्रव्यमान विराम अवस्था में है, जब इस पर नियत बल लगाया जाता है तो इसके द्वारा दिए गए विस्थापन में प्राप्त वेग अनुक्रमणानुपाती होगा। तो देखो भाई, एम द्रव्यमान पे कोई नियत बल लगाया जाता है F बराबर एम ए, तो मुझे वेग और विस्थापन में संबंध ज्ञात करना है, मतलब समय से फ्री रिलेशन मुझे ज्ञात करना है वेग विस्थापन में। और हमने बताया था कि अगर बल तो कैसा है मेरा, कांस्टेंट है, वो कह रहा है नियत बल लगाया जाता है, तो ये किसी कांस्टेंट किसके बराबर है, के बराबर, F बराबर एम ए का जो मान होगा वो होगा dv ओवर dx। F बराबर एम ए और K बराबर एम इंटू ए की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी, बी डी। वो ध्यान रखना, ये रिलेशन भी डायरेक्ट एयरफोर्स में पूछा गया था। एफ एक्स की ए का मान, कण का त्वरण कितना होता है, कण के त्वरण में रिलेशन कौन सा सही है, तो ध्यान रखना ए बराबर बी डी वी ओवर डी एक्स। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समय से फ्री है, ये किससे फ्री है, समय से फ्री है। अब देखो, अब मैं कहूँगा तो मेरे पास के डी एक्स आ जाएगा, जहाँ पर के इंटू डी एक्स, तो ये आ जाएगा एम बी डी वी। मैं दोनों तरफ समाकलन कर दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा मेरा के एक्स, के का के डी एक्स का समाकलन के एक्स, एम बी डी वी का आ जाएगा एम बी स्क्वायर बाई टू, एम बी स्क्वायर बाई टू। अब देखो एम बी स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ से एम बी स्क्वायर बाई टू, तो देखो के एक्स एम बी स्क्वायर बाई टू, तो वो कह रहा है वेग और विस्थापन में रिलेशन पूछ रहा है। वो कह रहा है दिए गए विस्थापन के लिए, एक्स विस्थापन दिया हुआ है, दिए गए विस्थापन के लिए वेग अनुक्रमणानुपाती है। तो देखो भाई एम बी स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, के एक्स अपॉन एम। देखना, ध्यान से देखना कहीं वीडियो में ये विजुलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा। ये हो जाएगा तुम्हारा एम बाई टू के एक्स बराबर एम बी स्क्वायर बाई टू। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा के एक्स अपॉन एम बराबर, ये m कहाँ चला गया, नीचे, ये के एक्स अपॉन एम हो गया, और ये कितना बचा मेरा बी स्क्वायर बाई टू, कितना बचा, बी स्क्वायर बाई टू के एक्स अपॉन एम। तो अब देखो बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके है, बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल के और एक्स तो कांस्टेंट है, तो बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एक्स, तो बी प्रोपोर्शनल अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन एम। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बी जो है वो एम, और एम बी स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, कण की गतिज ऊर्जा। एम बी स्क्वायर को गतिज ऊर्जा बोलते हैं, गतिज ऊर्जा ई हो जाएगी कण की, और वो किसके समानुपाती हो जाएगी, एक्स के। ध्यान रखना, एम कई बार वो ये पूछता है कण की गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होगी। यही क्वेश्चन डेटो नेवी 2019 में पूछा गया था, जिसमें ये बात दी गई थी कण की एम बी स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ पे तो किसना पूछा है, कण का वेग पूछा है, वहाँ पूछी गई थी कण की गतिज ऊर्जा किसके द्वारा। सेलेक्टेड स्टूडेंट है रोमन मैथ एंड फिजिक्स की बुक के पूछे यशवंत, उसी ने इस क्वेश्चन को बताया, और कि सर ये आ चुका है। इस बार भी 2-4 स्टूडेंट आए, उन्होंने इस क्वेश्चन को बताया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, एम बराबर एम ए, एक ही जगह लिखना है बी डी वी ओवर डी एक्स। अगला क्वेश्चन, 1000 kg की एलिवेटर केबल में तनाव 1000 kg का भार है, तो लिफ्ट ऊपर की ओर है। तो देखो भाई 1000 kg की तो वो है लिफ्ट, उसमें तनाव भी कितने का है, वही 1000 kg का ही है, उसमें टेंशन भी कितने का है, 1000 kg की कोई लिफ्ट है, उसमें तनाव भी इतने का ही है। तो इसका मतलब एन किसके बराबर है, एम जी के। जितना भार है उतना ही क्या है, तनाव है, टेंशन है।
जितना भार है, जैसे हम किसी वस्तु पर m द्रव्यमान का भार लटकाते हैं, तो हम किसी वस्तु पर, जैसे ये वस्तु है ये वाली, m द्रव्यमान का भार लटकाते हैं तो mg, और जो ये किसके बराबर होता है, t के, तो t बराबर mg के बराबर होता है। तो t बराबर mg के बराबर होता है, तो उस समय तार में कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होता। अगर तार में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, यदि तार में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो ध्यान रखना जो तनाव जो आएगा वो 1000 kg से ऊपर आएगा। तनाव किससे ऊपर आएगा, 1000 kg से। वो कह रहा है लिफ्ट ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर त्वरित है। 1000 kg की एलिवेटर केबल है में तनाव भी कितना है, 1000 kg, तो इसका मतलब साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था में कोई भी त्वरण नहीं है। वो कह रहा है नीचे की ओर त्वरित है, गलत है। और वो कह रहा है ऊपर की ओर मंदित है, ये भी गलत है। और डी, इनमें से कोई नहीं। 1000 kg ऊपर की ओर है, 1000 kg नीचे की ओर है, साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में है। कौन सी अवस्था में, साम्य अवस्था में, या ये कह सकते हो संतुलन की अवस्था में कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ऊपर के फोर्स और नीचे के फोर्स दोनों 1000 kg बराबर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड पर आवेग का मान बराबर होता है। हर कोई जानता है कि आवेग का मान I बराबर डेल पी, आवेग संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर, संवेग में परिवर्तन के बराबर हो। ध्यान रखना बल जो होता है F बराबर dp ओवर dt, यानी डेल पी ओवर डेल टी। संवेग में परिवर्तन की दर, समय का भाग लग रहा है, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर, लेकिन संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर। देखो पहला ऑप्शन संवेग में परिवर्तन के बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है। वो कह रहा है संवेग में परिवर्तन की दर के, तो संवेग में परिवर्तन की दर तो बल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की देखने लगूँ, जब कोई गोली बंदूक से दागी जाती है तो बंदूक प्रतिक्षेपित होती है, तो प्रतिक्षेपित गति को निम्न प्रकार कम कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है भाई। जब कोई गोली बंदूक से दागी जाती है, इस तरह कोई गोली बंदूक से दागी जा रही है, सपोज करो उसका द्रव्यमान m है और गोली का वेग कितना है b, बंदूक बड़ी है तो उसका द्रव्यमान कितना रहेगा b, और बंदूक पीछे की ओर b वेग से कहाँ लगेगी, धक्का लगेगा बंदूक पर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिक्षेपित वेग। अब वो ये बात कह रहा है भाई, प्रतिक्षेपित वेग, बंदूक को जैसे तुम गोली चलाते हो इस तरह बंदूक में, तो गोली जितना बल आगे को लगाती है उतना ही कहाँ लगाती है, पीछे की ओर। तो अगर तुम्हें बंदूक के वेग को कम करना है तो बंदूक को अधिक से अधिक क्या लेना पड़ेगा, भारी लेना पड़ेगा। और ये तुम कैसे प्रूव करोगे, तो देखिए 360 के रॉबिन सर आपको बता रहे हैं कि बंदूक जो होती है वो संवेग संरक्षण के नियम का पालन करती है। तो जितना संवेग आगे की ओर ट्रांसफर होगा उतना ही पीछे की ओर होगा। तो बंदूक का द्रव्यमान इंटू गोली का द्रव्यमान इंटू गोली का वेग बराबर, बंदूक का बड़ा द्रव्यमान तो बड़ा m, गोली का वेग जो b है पीछे की ओर, वो से क्या हो जाएगा, प्रतिक्षिप्त वेग। तो b प्रतिक्षिप्त वेग एम बी बराबर m इंटू बी। तो m कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो b जो आ गया b, यहाँ से b प्रतिक्षिप्त आ गया, वो b प्रतिक्षिप्त वेग जो आ गया, प्रतिक्षिप्त वेग इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, m के, बंदूक के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। प्रतिक्षिप्त वेग किसके व्युत्क्रमानुपाती है, बंदूक के द्रव्यमान के, और गोली के द्रव्यमान के समानुपाती है b, और बंदूक के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, वो तो बता रहा है तुमसे। वगैरह बंदूक को भारी बनाकर, बिल्कुल सही है। बंदूक के द्रव्यमान को अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो प्रतिक्षिप्त वेग भी डिक्रीज हो जाएगा। और बंदूक को हल्का बनाकर, हल्की बंदूक से नहीं, हल्की, अगर बंदूक हल्की होगी तो जितना गोलियां बल आगे की ओर लगाती हैं उतना ही क्या लगाती हैं, पीछे की ओर। तो बंदूक और तीव्र गति से कहाँ जाएगी, पीछे की ओर जाएगी। तो बंदूक कैसी होनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी भारी होनी चाहिए, जिससे पीछे तुमको झटका महसूस नहीं होगा। और ये तो खैर फालतू के वो दिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में नहीं, किसी वस्तु में नहीं। ये जड़त्व का गुण तो क्या है, प्रत्येक वस्तु में होता है। प्रत्येक वस्तु अपने आप को स्थायी रूप में बनाने की कोशिश करती है। और अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से जुड़ा निर्देश तंत्र। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पृथ्वी से जुड़ा निर्देश तंत्र। अगर मैं बात करने लगूँ पृथ्वी से जुड़ा निर्देश तंत्र, तो ध्यान रखना ऐसे निर्देश तंत्र, मतलब दो तरह के निर्देश तंत्र होते हैं। एक तो होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, एक होता है जड़त्वीय, और एक कौन सा होता है, अजड़त्वीय। ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें त्वरण विद्यमान हो, जिसमें त्वरण विद्यमान हो, त्वरण विद्यमान हो, एक जड़त्वीय एक अजड़त्वीय। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो एक इनर्शियल फ्रेम, एक इनर्शियल फ्रेम, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। दूसरा कौन सा होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक इनर्शियल फ्रेम है, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम है। एक जड़त्वीय फ्रेम है और दूसरा कौन सा है,
अजड़त्वीय फ्रेम है, एक जड़त्वीय फ्रेम है और दूसरा अजड़त्वीय फ्रेम है। तो एक इनर्शियल फ्रेम है और दूसरा कौन सा है मेरा, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। एक जड़त्वीय है और दूसरा कौन सा है, अजड़त्वीय फ्रेम है। तो ध्यान रखना है इस बात का कि जिसमें त्वरण विद्यमान होता है, अगर इसमें त्वरण है, ये अजड़त्वीय फ्रेम में त्वरण विद्यमान होता है, त्वरण नॉट इक्वल टू 0। जड़त्वीय फ्रेम में त्वरण हमेशा कितना होता है, 0। जड़त्वीय फ्रेम में कण का त्वरण हमेशा 0 होता है, अजड़त्वीय फ्रेम में त्वरण 0 नहीं होता। ऐसा फ्रेम जिसमें झटका लगता है अजड़त्वीय फ्रेम, ऐसा फ्रेम जो एक समान है, पानी एक समान वेग से चल रहा है, तुम और तुम्हारी वाइफ एक समान वेग से कार में जा रहे हैं, जड़त्वीय फ्रेम। कार में झटका लग गया, कौन सा बदल गया, अजड़त्वीय फ्रेम। ड्राइवर ने दिया झटका तो कौन सा फ्रेम बन गया, अजड़त्वीय फ्रेम। तो जितनी भी घटनाएं जहाँ झटका लगेगा वहाँ कौन सा फ्रेम बनेगा, अजड़त्वीय, और जहाँ झटका नहीं लगा वहाँ कौन सा होगा, जड़त्वीय फ्रेम। और ध्यान रखना प्रत्येक फ्रेम जो घूमता है अपने अक्ष के चारों ओर कौन सा बनता है, अजड़त्वीय फ्रेम। क्योंकि अगर कोई भी पिंड घूमता है तो उसमें त्वरण विद्यमान होता है, त्वरण 0 नहीं होता। कोई भी पिंड अगर वृत्तीय पथ पर घूमता है तो उसमें एक त्वरण होता है जिसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। कौन सा बोलते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण। केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, यानी सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। तो प्रत्येक पार्टिकल जो कि वृत्तीय पथ पर घूमता है तो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन रखता है तो वह अजड़त्वीय फ्रेम हो जाता है। तो इसी वजह से देखो, मतलब पृथ्वी से जुड़ा एक निर्देश तंत्र, परिभाषा, एक जड़त्वीय तंत्र है, गलत है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष चारों ओर चक्कर लगाती है। दूसरी अपनी अक्ष के सापेक्ष भी धीरे धीरे घूमती है, जिसकी वजह से दिन रात बनते हैं। एक कारण से नहीं, पृथ्वी दो कारण से कौन सा फ्रेम है, अजड़त्वीय फ्रेम है। मतलब परिभाषा, पृथ्वी एक जड़त्वीय फ्रेम है, गलत है। जड़त्वीय तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी सूर्य के परितः घूमती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि घूमने वाला प्रत्येक निर्देश तंत्र कौन सा होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। अगला, जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं होता क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है। दोनों कारण से पृथ्वी कौन सा है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो बी एंड सी कौन से हो गए, सही हो गए। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम से, हाँ, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्यरत होता है, बिल्कुल सही है। क्रिया प्रतिक्रिया और परिमाण में समान होता है, विपरीत दिशाओं में कार्यरत होती है, उपरोक्त सभी सही है। ये तो बिल्कुल सही है। मैंने हाथ के द्वारा इस पर बल लगाया तो ये बोर्ड जस्ट उल्टा लगाएगा। तो दोनों वस्तु कैसी होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगता है। जितना मैंने इस बोर्ड पर लगाया उतना बोर्ड ने कहाँ पे लगाया, मेरे पे लगाया। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया, जितना परिमाण में दोनों बल कैसे होते हैं, समान। मैं जिस दीवार पे जितना लगा रहा हूँ उतना ही दीवार कहाँ लगा रही है, मेरे पे। अगर ये दीवार मेरे पे उतना नहीं लगा रही होती तो ये दीवार कहाँ चली जानी चाहिए थी, पीछे, पर ये लगा रही है। मैंने उससे कह दिया है कि लगा के रख, अगर नहीं लगाएगी ना तो बगल को खिसक जाएगी, पट्टी गिर जाएंगी नीचे, और ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में ही सही स्वाहा बोलेगा। तो इस वजह से ज़रूरी है कि दीवार उतना लगाए जितना मैं लगा रहा हूँ, जिससे दीवार स्थायी अवस्था में रहे। मैं ज़्यादा इस वजह से नहीं लगाता क्योंकि दीवार गिर जाएगी उधर, तो ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कई बार सही नहीं होता। विपरीत दिशाओं में कार्यरत होता है, बिल्कुल सही है। मैं इधर लगा रहा हूँ तो दीवार मेरे पे जस्ट कहाँ लगा रही है, उल्टा, उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी लिफ्ट के फर्श द्वारा उस पर खड़े व्यक्ति के पैरों पर कार्यरत बल उसके भार से अधिक होता है। यदि लिफ्ट भार से अधिक होता है, कब होगा भाई, जब लिफ्ट ए त्वरण से कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर। लिखा है जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तो मेरा जो त्वरण की जो वैल्यू होती है, लिफ्ट जब ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही होती है तो एन का जो मान होता है वो कौन सा होता है, एन बराबर एम जी प्लस ए। क्योंकि लिफ्ट जब ऊपर की ओर जा रही है तो त्वरण एन बराबर एम जी ना होकर कितना होता है, जी प्लस ए। तो भार होता है वो एम जी प्लस एम ए, तो मतलब एम जी प्लस एम ए। तो ये वाली कंडीशन बनती है। अगला क्वेश्चन देखें, हाँ, किसी व्यक्ति के लिफ्ट पर खड़े भार अधिक होगा क्योंकि, ये तो हो गया ना, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, अवमंदित हो, गलत, ऊपर की ओर जा रही है, त्वरित हो, मतलब जी प्लस ए होना चाहिए, तो व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होगा। बी ऑप्शन सही हो गया। छदम बल का अस्तित्व केवल अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में होता है। छदम बल कौन सा होता है, आभासी बल। आभासी बल होता है छदम बल, जिसको हम बोलते हैं आभासी बल या स्यूडो फोर्स। तो ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में होता है। मतलब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, मतलब जहाँ झटका लगता है वहाँ कौन सा फ्रेम, कौन सा बल बनेगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बनेगा। सपोज करो तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों कार से जा रहे हैं और ड्राइवर ने अचानक क्या मार दी, ब्रेक मार दी, तो तुम दोनों कहाँ जाएंगे, एक झटके में आगे की ओर जाएंगे। तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि पीछे की ओर किसी ने क्या लगाया है, बल लगाया है, लेकिन पीछे कोई था नहीं, वो तो आभासी बल था। पीछे तो कोई नहीं था, तुम देखे कि पीछे कौन है, कोई नहीं है, ये तो कोई आभासी बल है।
कौन सा फ्रेम अजड़ते फ्रेम, जहाँ जहाँ झटका लगेगा, तुम बस में जा रहे हो, बस वाले ने ब्रेक मार दी, तुम आगे की ओर गए और किसी लड़की पे जाके गिर गए, कौन सा बल लगेगा? आभासी बल। तो जो तुम्हारा जो कनेक्शन भी होगा वो भी वास्तविक थोड़ी होगा, पल दो पल के लिए होगा, एक आभासी। तो बस यही कंडीशन है, जहाँ झटका लगता है वहाँ कौन सा बल लगेगा? आभासी बल। तो हो सकता है कि तुम्हारा झटका लग जाए उस साइड में, तो वो लड़की। हाँ भाई, अगला देखते हैं। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, जिसको हम बोलते हैं 1 लाख। तो हमें पता है न्यूटन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने शादी तक नहीं की, और जब 10⁵ डाइन मतलब 1 लाख डाइन जब मरी थी, 1 लाख डाइनों की जब मौत हुई थी, तब जाके पैदा हुआ था 1 न्यूटन, जिसने प्रकृति में आते ही हलचल पैदा कर दी। तो इसी वजह से इस न्यूटन को 10⁵ डाइन कहा जाता है, क्योंकि जब 1 लाख डाइन मरी थी ना, तब पैदा हुआ था 1 न्यूटन। जितनी 1 लाख डाइनों में ताकत है ना, उतनी किस में ताकत है? 1 न्यूटन में ताकत है। अगला क्वेश्चन देखो। यदि किसी वस्तु द्वारा उसकी वर्तमान अवस्था परिवर्तित करने की अयोग्यता को जड़त्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। मतलब अपने आप में, अपनी स्थिति में होने वाला विरोध क्या कहलाता है? जड़त्व। जैसे कोई पत्थर है, तुम उसमें धक्का देना, अगर जैसे तुम उसमें पत्थर में धक्का दोगे तो पत्थर कहेगा कि मैं उसी अवस्था में रहूँगा। अगर कोई बड़ा पत्थर है, तुम इसमें धक्का दोगे तो उस अवस्था में जाएगा नहीं, अपनी वर्तमान अवस्था का क्या करेगा? विरोध। क्यों? क्योंकि उसके पास जड़त्व है, उसका जो जड़त्व है उसे उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए राजी है, तो उसे ही हम बोलते हैं जड़त्व बोलते हैं। ध्यान रखना, जैसे तुमने किसी पत्थर में चोट दी, तो पत्थर स्थिर है किसके कारण? जड़त्व के कारण। लेकिन तुम्हें चोट किसकी वजह से लगी? क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, ना कि जड़त्व के कारण। ये एयरपोर्ट्स में पूछा जा चुका है। यदि कोई व्यक्ति पत्थर पर लात मारता है तो व्यक्ति को चोट लगेगी किसके द्वारा? जड़त्व के कारण या क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा? चोट लगेगी व्यक्ति को क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा, क्योंकि जड़त्व के कारण तो पत्थर स्थिरावस्था में रहेगा, लेकिन व्यक्ति ने पत्थर पर जितना लगाया उतना ही पत्थर कहाँ लगाएगा? व्यक्ति पर लगाएगा। तो औकात में रहें, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। जितना तुम वस्तु पे लगाते हो, वस्तु भी उतना ही तुम पे लगाती है। तो वस्तुओं पे फोर्स उतना ना लगाएं जितनी तुम्हारी औकात नहीं है, और झेल ना सकें और चोट लग जाए। मैं दीवार में चाहूँ तो पूरे मन से दे दूँ, मैं दीवार में एक ही बार में दीवार को तोड़ने की कोशिश करूँ, लेकिन मैं जितना दीवार पर लगा तो दूंगा मैं, पर जब उतना ही दीवार मेरे पे लगाएगी ना, तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो अपनी औकात में रहें, प्रकृति हमेशा यही बोलती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।